किया था रिपोजिशन ऑफ गुड्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का, ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू थर्ड पार्टी। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू थर्ड पार्टी। देखो अब तक हमने दो पार्टी स्टडी की है, एक हायर परचेजर और दूसरा हायर वेंडर। अब इसमें जैसा कि हमें टॉपिक में बताया गया ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स टू थर्ड पार्टी, जैसा अब तक हम स्टडी करते आए हैं, हायर वेंडर से एसेट्स बाय करता है हायर परचेजर, और ओनरशिप किसकी रहती है? ओनरशिप रहती है लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट तक। ओनरशिप बनी रहती है हायर वेंडर की, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक पे नहीं कर देता हायर वेंडर, तब तक ओनरशिप किसकी बनी रहेगी? हायर वेंडर की। अब इस केस में क्या हायर परचेजर को ये राइट है कि वो इसके पास जो एसेट्स का पोजीशन है वो किसी और को हैंड ओवर कर दे? जैसे हायर वेंडर से कोई एसेट बाय की हायर परचेजर ने, जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, सोनू हम ले लेते हैं कि हमारा हायर वेंडर है, और रमेश हम ले लेते हैं कि हमारा हायर परचेजर है। अब सोनू से रमेश ने बाय की थी एक मशीनरी, अब वो मशीनरी की लास्ट पेमेंट अब तक रमेश ने नहीं की है, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है वो अब तक नहीं हुई है, तो क्या रमेश अपने फ्रेंड सुरेश को ये मशीनरी दे सकता है, हैंड ओवर कर सकता है? क्या उसके पास ये राइट है कि वो अगेन इसे सुरेश को हैंड ओवर कर दे? ऐसा वो कर सकता है। कब कर सकता है? अगर वो सोनू की परमिशन ले ले। ट्रांसफ़र वो तब कर सकता है पोजीशन जब वो सोनू की परमिशन ले ले और सुरेश से ये अंडरटेकिंग ले ले कि बाकी की जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है वो हायर वेंडर को कर देगा सुरेश। इट मीन्स यहाँ से हायर परचेजर हमारा जो लेन देन है हायर परचेज सिस्टम के थ्रू उससे बाहर हो जाएगा और थर्ड पार्टी एंटर कर जाएगी, और वो हमारे वेंडर के लिए नया हायर परचेजर बन जाएगा। जैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ एसेट कंप्लीट होगा, अब ओनर जो हमारा था हायर वेंडर सोनू, उसके लिए अब हायर परचेजर बाद की इंस्टॉलमेंट के लिए सुरेश बन जाएगा। पहले तक की कौन था? रमेश था। अब जैसे ही एसेट ट्रांसफ़र हुई सुरेश को, उसके बाद की इंस्टॉलमेंट पेमेंट कौन करेगा? सोनू को सुरेश। इससे पहले तक की अब रमेश ने कर दी है इंस्टॉलमेंट की पेमेंट। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मशीनरी की टोटल जो पेमेंट करनी थी वो करनी थी 1 लाख। अब इसमें से रमेश डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के रूप में पे कर चुका है 50,000 पे कर चुका है। अब बाकी सोनू को कितने पे करने हैं? 50,000 और पे करने हैं। अब बाकी जो 50,000 है वो कौन पे करेगा? सुरेश। अब सुरेश 50,000 पे करने के बाद जो मशीनरी होगी वो किसकी होगी? सुरेश की। ओनरशिप किसको मिलेगी? सुरेश को मिल जाएगी लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद। ये ध्यान रखना है, जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी अब सुरेश को, रमेश की बजाय, क्योंकि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है वो किसने की है? सुरेश ने की है। तो इस टाइम तक जो पेमेंट कर दी थी रमेश ने 50,000, अब उसके लिए वो सुरेश से कुछ पैसे लेगा कि नहीं लेगा? अब वो पैसे सुरेश को रमेश को देने पड़ेंगे। अब वो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उस पर डिपेंड करता है कि कितने कंपनसेशन अमाउंट के रूप में कितने वो रमेश को पे करता है। अब एसेट ट्रांसफ़र ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हायर वेंडर है उसकी कंसेंट के बाद ही एसेट ट्रांसफ़र होगा एसेट्स का, और अंडरटेकिंग दे दे अगर हमारी नई जो थर्ड पार्टी वो अंडरटेकिंग दे दे कि बाकी की जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है उसकी पेमेंट वो कर देगा हायर वेंडर को,
तो अब बाद की इंस्टॉलमेंट के लिए हायर वेंडर इससे कांटेक्ट करेगा, यही इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा। यहाँ से रमेश फिर इस ट्रांजैक्शन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ एसेट हो सकता है थर्ड पार्टी को, अगर हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों एग्री करते हैं इस बात के लिए और थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर देते हैं एसेट्स, तो ऐसा हो सकता है। अब इन ट्रांसफ़र के लिए हायर परचेजर, हायर वेंडर और थर्ड पार्टी क्या क्या एंट्री करेगी, जनरल एंट्री क्या क्या करेगी। इट मीन्स अकाउंटिंग जो प्रोसीजर है वो कौन सा फॉलो किया जाएगा, क्या क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे तीनों के द्वारा, वो अब हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कंसेंट ली जाएगी सोनू की। अब कंसेंट के लिए हायर परचेजर इससे वर्बली कांटेक्ट कर सकता है। अब उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। कंसेंट अगर दे देता है सोनू तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही कंसेंट मिली ये अंडरटेकिंग दे देगा कि बाद की जो पेमेंट है वो सोनू को कर देगा। अब उसके बाद अंडरटेकिंग देने के बाद एसेट कहाँ से, जो मशीनरी हमने एग्जांपल लिया था वो रमेश से सुरेश के पास जाएगी। इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर देते हैं। एसेट कहाँ से कहाँ जा रही है, रमेश से सुरेश के पास जा रही है। तो जब एसेट यहाँ से यहाँ जा रही है, एसेट में हमने क्या ली है, मशीनरी। तब मशीनरी किसके पास थी, रमेश के पास थी। अब वो किसके पास जा रही है, सुरेश के पास जा रही है। तो सुरेश के पास मशीनरी जा रही है, तो रमेश एंट्री क्या करेगा वो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। मशीनरी रमेश के पास जा रही, मशीनरी का अकाउंट रियल अकाउंट है, तो टू तो मशीनरी क्रेडिट करेगा ही करेगा रमेश। डेबिट क्या करेगा, रिसीवर कौन है, सुरेश। सुरेश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये वाली एंट्री वो कर देगा। अब ये एंट्री करने से एसेट इसने हैंडओवर कर दी सुरेश को। ठीक है, अब सुरेश ने जब एसेट रिसीव की ये एंट्री क्या करेगा, रमेश अकाउंट डेबिट इसके पास मशीनरी आ रही है तो ये मशीनरी अकाउंट डेबिट करेगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी रियल अकाउंट है और डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो इसके पास मशीनरी आ रही है। टू सुरेश दी किसने है, रमेश ने दी है, सुरेश तो खुद है। टू रमेश अकाउंट, तो जिस दिन मशीनरी ये रिसीव करेगा उस दिन एंट्री ये एंट्री करेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो कंपनसेशन की अमाउंट है, वो इसे पे करनी, क्योंकि देखो यहाँ टू रमेश कर देने से ये क्रेडिटर बन जाता है सुरेश का, और यहाँ डेबिट सुरेश कर देता है रमेश, तो इससे रमेश अपने अकाउंट में ये शो कर देता है कि सुरेश से कुछ पैसे लेने हैं, जिस अमाउंट से ये एंट्री की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद पेमेंट जब करेगा सुरेश तो एंट्री क्या करेगा, रमेश अकाउंट डेबिट करेगा। रमेश अकाउंट डेबिट क्यों करेगा, क्योंकि रमेश पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीवर है, पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो उसको डेबिट किया हमने टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री कर देगा वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो थर्ड पार्टी हमारी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री करेगा जब पेमेंट करेगा। अच्छा, जब ये पेमेंट रिसीव करेगा तो ये एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए क्या, क्योंकि उस बैंक में अमाउंट हमारा डिपॉजिट हो रहा है, बैंक रिसीवर है, टू गिवर कौन है, सुरेश। ये वाली एंट्री जब वो पेमेंट रिसीव कर लेगा तो करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो मशीनरी इसके पास से चलेगी, इसके बदले में उसने कुछ पैसे ले लिए, लेकिन अभी भी रमेश के अकाउंट में सोनू का अकाउंट ओपन था कि नहीं था, रमेश की बुक्स ऑफ अकाउंट में सोनू का अकाउंट ओपन था कि नहीं था। अब सोनू का अकाउंट ओपन था जब स्टार्टिंग में रमेश ने एंट्री क्या की थी, स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो एंट्री इसने की थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोनू अकाउंट। तो सोनू का जो अकाउंट था वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था। अब वो शो क्रेडिट बैलेंस कितने अमाउंट से कर रहा था, जितनी अब तक पेमेंट नहीं हुई थी। जैसे इस एग्जांपल में हमने अमाउंट ली है 1 लाख, तो अभी तक 50,000 की पेमेंट नहीं हुई थी,
तो ये जो सोनू का अकाउंट है ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था 50,000 का, ठीक है। अब 50,000 से सोनू का अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इस अकाउंट को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे? सोनू का अकाउंट हमें डेबिट करना होगा, सोनू अकाउंट डेबिट, अमाउंट हमारा रहेगा 50,000। अब ये डाले कहाँ? एसेट के अकाउंट में, टू मशीनरी अकाउंट 50,000, ठीक है। ये वाली एंट्री हम करेंगे। इस एंट्री के थ्रू हम सोनू का अकाउंट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सोनू का अकाउंट अगर इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ओपन रहेगा तो ये शो करता रहेगा कि सोनू को पेमेंट भी करनी है। तो सोनू को जो अकाउंट पेंडिंग बैलेंस दिखा रहा था उसका बैलेंस हमने ट्रांसफ़र कर दिया मशीनरी अकाउंट में। अब मशीनरी के अकाउंट में जो बैलेंस है उसका टोटल हम करेंगे। मशीनरी का अकाउंट जब हम बनाएंगे तो मशीनरी के अकाउंट बनाने पर हमें पता चलेगा कि मशीनरी का जो बैलेंस है, एक तो हमने यहाँ मशीनरी को क्रेडिट किया, एक हमने मशीनरी को यहाँ क्रेडिट किया है। अब ये दोनों अमाउंट क्रेडिट अमाउंट है, वैसे ही मशीनरी का अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है। अगर डेबिट बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है, हायर है, तो इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो हमें लॉस हुआ है। अब प्रॉफिट या लॉस होगा इस ट्रांसफ़र से, उसके लिए एंट्री एक और करेगा रमेश। उसके लिए एंट्री क्या करेगा? अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेगा, और अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट करेगा। जैसे लॉस के लिए हम करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये वाली एंट्री की जाएगी अगर उसे लॉस होता है। तो अगर प्रॉफिट होता है तो इसका रिवर्स, ठीक है। ये वाली एंट्री वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा। तो ये चार एंट्रियां होंगी ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स के केस में, जो हमारा हायर परचेजर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में। हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में भी कुछ एंट्रियां होंगी कि नहीं होंगी? अब उसके अकाउंट्स में एंट्रियां क्यों होंगी? पहले वो पेमेंट रिसीव कर रहा था रमेश से, अब वो रिसीव करेगा सुरेश से, करेगा कि नहीं करेगा? तब उसे भी चेंजेस करने होंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब सबसे पहले हायर वेंडर के लिए हम कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, जैसे हायर वेंडर ये सोनू है। सोनू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री करेगा ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स के दिन? जैसे ही एसेट ट्रांसफ़र हुई उसके बाद उसे पेमेंट लेनी है किससे? सुरेश से। तो वो एंट्री क्या करेगा? सुरेश को अपना क्या बना रहा है? देनदार बना रहा है, किसकी बजाय? रमेश की बजाय। तो स्टार्टिंग में एक बार आप दोबारा फिर से चेक कर लेना, जब हायर वेंडर ने एसेट सेल की थी तो एंट्री क्या की थी? रमेश अकाउंट डेबिट टू हायर सेल, ये एंट्री उसने की थी। अब रमेश को उसने देनदार बनाया था डेबिट करके, अब उसका डेबिट बैलेंस अभी भी उसके अकाउंट में शो कर रहा होगा। अब रमेश के अकाउंट को क्लोज करना है इसे, तो ये क्या करेगा? रमेश के अकाउंट को क्रेडिट करेगा टू रमेश अकाउंट, क्रेडिट करके उसके अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। जितना बैलेंस था वो तो हम अमाउंट देखेंगे अकाउंट बनाते वक्त कि कितना बैलेंस हमारा पेंडिंग है। डेबिट किसे करेगा? इसकी बजाय अब पेमेंट किससे रिसीव करेगा? वो सुरेश से, सुरेश अकाउंट डेबिट, ये वाली एंट्री वो कर देगा, ठीक है। अब इसको एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो, वैसे तो बिल्कुल सिंपल है ये भी। अगर दूसरा तरीका आप ये मानो, ओनरशिप किसकी थी? हायर वेंडर की थी। अब हायर वेंडर की थी तो हम ये एज्यूम करके ये एंट्री समझ सकते हैं कि हायर परचेजर से हायर वेंडर ने एसेट वापस ली, तो उसके लिए वो एंट्री क्या करता? उसके पास जो गुड्स है वो आ रही है, गुड्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करता टू रमेश अकाउंट। अब ये अकाउंट एंट्री करने से रमेश का अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये गुड्स वो किसे दे रहा है? सुरेश को दे रहा है, सुरेश अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न्स अकाउंट। अब इससे क्या हो रहा है? देखो, गुड्स रिटर्न्स का अकाउंट एक बार तो डेबिट हो रहा है, दूसरी बार क्रेडिट हो रहा है। कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करके हम फिर यही एंट्री कर सकते हैं, सुरेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। तो एक ये एंट्री करेगा केवल हायर वेंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांसफ़र
ऑफ एसेट के लिए। अब बाकी की एंट्रियां जैसे इंस्टॉलमेंट रिसीव करने की वो सेम एज इट इज चलती रहेंगी जैसे पहले चलती थी। अब बाद में जब थर्ड पार्टी क्या क्या एंट्री करेगा, सबसे पहले उसने एसेट रिसीव की, उसके बाद उसने पेमेंट कर दी किसको, रमेश को। अब एक और एंट्री वो करेगा, यहाँ जो हमने वैल्यू दिखाई है मशीनरी की, वो उस वैल्यू से हमने रिकॉर्ड की है जो हमने हायर परचेजर, जो हमारा प्रीवियस हायर परचेजर था, उसको जो कंपनसेशन अमाउंट हमने दिया था, जो इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी वो पे कर चुका था। जैसे 50,000 हमने इस एग्जांपल में लिया है। अब 50,000 के बदले में हम एज्यूम कर लेते हैं कि सुरेश ने रमेश को दिए थे 30,000। तो अब ये जो एंट्री हुई है मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये 30,000 से की गई है, ठीक है। अब बाकी की जो पेमेंट रहती अभी भी मशीनरी की नहीं की गई, 1 लाख में से 50,000 पे कर चुका था, 50,000 अभी भी बकाया थी। एक और एंट्री, सेम ऐसी एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो करेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि मशीनरी के लिए उससे पेमेंट करनी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ओरिजिनल जो हमारा हायर वेंडर है सोनू अकाउंट। सोनू सुरेश का क्या बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है एक तरह से। किसके लिए, मशीनरी के लिए। मशीनरी की जो पेंडिंग बैलेंस था 50,000, अब वो सोनू को पे करना है, सुरेश को। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हम ये मानते हैं कि जैसे उसने उधार मशीनरी बाय की है हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, किससे, सोनू से 50,000 की। अब वो अमाउंट हमारी 50,000 रहेगी, क्योंकि अभी तक इंस्टॉलमेंट की 50,000 की अमाउंट पे नहीं हुई थी, ठीक है। तो इस अमाउंट से ये वाली एंट्री करेगा। अब ये वाली एंट्री कंबाइन करके इसके साथ की जा सकती है। जैसे मशीनरी अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, यहाँ भी डेबिट हो रहा है, यहाँ टू रमेश और इसके साथ साथ टू सोनू भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों की एक एंट्री भी की जा सकती है, ठीक है। एक एंट्री तो ये करेगा। अब उसके बाद मशीनरी इसने रिसीव कर ली, जो कंपनसेशन अमाउंट था वो पे कर दिया, ओरिजिनल जो हायर परचेजर था उसको। उसके बाद अब वो क्या करेगा, जैसे हायर परचेजर इंटरेस्ट ड्यू करता था वैसे इंटरेस्ट ड्यू करेगा। अब इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसे पे करना है, सोनू को, टू सोनूज अकाउंट। उसके बाद इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा, तो सोनू अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इट मीन्स ये वाली एंट्रियां हो जाने के बाद वो हायर परचेजर ही बन जाता है। तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्रियां होती हैं वही एंट्रियां अब ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करेगा। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स हो सकता है थर्ड पार्टी को, ठीक है। अब इस पे बेसिक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम। जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 22 देखो आप। ऑन 1 जनवरी 2004 एक्स लिमिटेड परचेज 100 वैगन्स फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से 100 वैगन्स बाय किए हैं on hire purchase system. Payment was to be made over a period of 3 years in equal half yearly installment of 7,385 payable on 30 June and 31st December each year. अब सबसे पहले तो X लिमिटेड और फिर Y लिमिटेड। X लिमिटेड और Y लिमिटेड ये क्या है, हायर परचेजर, और ये है हायर वेंडर। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि जो मशीनरी बाय की है वो 1 जनवरी 2004 को बाय की है और पेमेंट की जानी है 3 ईयर में इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 7,385। ये 30 जून और 31 दिसंबर को पे की जाती है। कैश प्राइस था 400 पर वैगन। कैश प्राइस था 400 पर वैगन। अब कितने वैगन बाय किए थे, 100 वैगन बाय किए गए हैं।
तो टोटल कैश प्राइस कितना था, टोटल कैश प्राइस 400 इंटू में 100, तो टोटल कैश प्राइस था हमारा 40,000। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये हमें बताता है इंटरेस्ट रेट था वो 8% था, इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो था हमारा 8%। ठीक है, 8% पर एनम था वो, और पेबल था हाफ ईयरली बैलेंसेस था ये पर एनम, और पेबल था हाफ ईयरली। जो हमारा बैलेंसेस रहता था, एक्स डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, एक्स 20% पर एनम से डेप्रिसिएशन चार्ज करता था। ठीक है, उसके बाद ये बताता है ऑन 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2005 को क्या डिसीजन हुआ, आफ्टर पेइंग 2 इंस्टॉलमेंट एक्स लिमिटेड ट्रांसफर द मशीन टू जेड लिमिटेड। अब नई जो पार्टी हमारे पास आई है थर्ड पार्टी, वो कौन सी है, जेड लिमिटेड। अब इसको ट्रांसफ़र कर दिया एसेट का एक्स लिमिटेड ने 2 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के बाद, और कंसीडरेशन जो अमाउंट था वो था ये पे करेगा 10,000। किसके लिए, कंसीडरेशन अमाउंट है ये, कंपनसेशन अमाउंट कहते हैं या कंसीडरेशन दिया है इसने एक्स लिमिटेड को मशीनरी की 2 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बदले में। ठीक है, उसके बाद ये कहता है जेड लिमिटेड पेड द सम टू एक्स लिमिटेड ऑन 5 जनवरी। जेड लिमिटेड ने जो सम था वो 5 जनवरी को इसे पे किया है। एंड द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट टू वाई लिमिटेड ऑन द ड्यू डेट, और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट को पेमेंट कर दी इसने। अब हमें क्या करना है, प्रीपेड नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एंड आल्सो पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड अप टू 30 जून 2005 when their financial year ended। Rate of depreciation at the rate of 10% पर annum। जेड लिमिटेड 10% की रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन ये चार्ज करेगा 10% पर एनम की रेट। ठीक है, अब हमें नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। हायर परचेजर ओरिजिनल जो हमारा था, और हायर वेंडर उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में, और जनरल एंट्रियाँ करनी है थर्ड पार्टी की बुक्स ऑफ अकाउंट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 अकाउंट मेनली आपको प्रिपेयर करने हैं हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने एसेट या जो भी बाय किया है, वैगन्स आपने बाय किए हैं, तो उसके लिए पहला अकाउंट आपका प्रिपेयर होगा वैगन्स के लिए। डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट सोन आप लिख लेना। इसके बाद जो दूसरा अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे वो प्रिपेयर करोगे हायर वेंडर के लिए। सबसे पहले मशीनरी की वैगन्स कब बाय किया आपने, 1 जनवरी 2004 को। 1 जनवरी 2004 को एंट्री क्या हुई थी, वैगन्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। तो टू वाई लिमिटेड अमाउंट कितना था, 40,000। 100 वैगन्स के लिए था 40,000, अभी हमने निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमें ये नहीं बताया गया कि डाउन पेमेंट कितनी की गई, नहीं बताया गया, तो उसके लिए हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। इस एंट्री की पोस्टिंग हम करेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट में। ये वाई लिमिटेड का अकाउंट है जो हमारा हायर वेंडर है, इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी 1 जनवरी 2004 को ही बाय वैगन्स अकाउंट 40,000। अब उसके बाद जैसा हमें बताया गया कि हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था 7,385, और वो पे हमें करनी है 3 ईयर में, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स 7,385
थ्री ईयर में हम हाफ ईयरली पे करते हैं, तो पर ईयर में हम 2 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो टोटल जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी वो कितनी थी? 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, 0 1 2 42,310 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आती है। तो इट मीन्स ये जो हमारे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो विद इंटरेस्ट है। तो अब जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कब पे की जाएगी? 30 जून। 30 जून को जब इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करेगा एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को, तो एंट्री क्या करेगा? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। 30 जून 2004 को टू बैंक। अमाउंट कितना? 7,385। इसी डेट को इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होने से पहले एक इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री हमें और करनी थी, वो हमने नहीं की, दोबारा कर देते हैं। यहाँ इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करता है 8% पर एनम से। हमारा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 40,000 का 8% कितना रहेगा? 3,200। 3,200 हमारा फुल ईयर का। 40,000 इंटू में 8%, ये है फुल ईयर का 3,200। हाफ ईयर का निकालना है ना हमें, तो क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो 1/2 1,600। ठीक है, 1,600 इंटरेस्ट का जो हमें ड्यू करना था, उसके लिए पहले एंट्री हम करते इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। 30 जून 2004 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,600। ठीक है, अब उसके बाद साल के अंत में एक बार फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे हम 31 दिसंबर 2004 को बाय इंटरेस्ट। अब जो इंटरेस्ट आपने ड्यू करना है वो किस अमाउंट पे करना है? बाकी की जो पेंडिंग आपकी अमाउंट है, पेंडिंग आपकी अमाउंट कितनी रह जाएगी टोटल? अब जो इंटरेस्ट आप ड्यू करोगे वो आपको ड्यू करना है रिमेनिंग जो बैलेंस है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद। जैसे टोटल था हमारा 40,000 प्लस इंटरेस्ट हुआ हमारा 1,600, टोटल मिला के 41,600। अब इसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे की है 7,385। इसमें से 7,385 अगर आप लेस करते हो तो ये वैल्यू आपकी रह जाएगी 34,215। 34,215 का 8% आपको कैलकुलेट करना है और उसका फिर आपको 1/2 करना है। इट मीन्स आपको 4% ही कैलकुलेट कर लेना है डायरेक्टली। तो 4% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 1,369 अप्रोक्सीमेटली। इंटरेस्ट की अमाउंट हमारी आ गई 1,369। ठीक है, ये इंटरेस्ट आपने ड्यू किया। उसके बाद आप एंट्री क्या करोगे? पेमेंट आप कर दोगे इंस्टॉलमेंट की। कब करोगे? 31 दिसंबर 2004 को। उसके लिए एंट्री आप क्या करोगे? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, वाई लिमिटेड के डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 7,385। अब साल के अंत में आप क्या करोगे? अकाउंट्स क्लोज करोगे, टोटल निकालोगे दोनों साइड का। जब आप टोटल करोगे इस साइड का तो ये आ जाएगा आपका 42,969। 42,969। यहाँ इसी डेट को बैलेंस क्या रह जाएगा? टू बैलेंस CD आपका बैलेंस क्या रह जाएगा? अगर हम इसमें से लेस कर देते हैं 7 और 7, इस वैल्यू में से हमें लेस करने हैं 14,700 170
14,770, ये अमाउंट हमें इसमें से लेस करना है। तो इसमें से लेस करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा बैलेंस इज 28,199 ये बैलेंस इज रह जाएगा आपका। दोबारा चेक कर लेना आप, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस हम 1 जनवरी 2005 को बाय बैलेंस BD हम बैलेंस ले आएंगे 28,199। अब वैगन्स का अकाउंट्स भी हमें साथ के साथ बना देना है। अब वैगन्स का अकाउंट जब हम बनाएंगे तो वैगन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। एक्स लिमिटेड जो है वैगन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करती है, किस रेट से? 20%। अब डेप्रिसिएशन चार्ज कब होगी? साल के अंत में 31 दिसंबर 2004 को जब डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स, तो वैगन्स के क्रेडिट साइड बाय डेप्रिसिएशन 20% हम चार्ज करेंगे 40,000 का, जो कि वैल्यू हमारी आएगी 8,000। उसके बाद हम अकाउंट क्लोज करेंगे 40,000। अब इसी डेट को बैलेंस रह जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD 32,000। अब अगेन 1 जनवरी 2005 को हम बैलेंस ले आएंगे आगे टू बैलेंस BD, बैलेंस रहेगा हमारा 32,000, ठीक है। अब इसी डेट को क्या हुआ है, एक्स लिमिटेड ने ये जो वैगन्स थे वो ट्रांसफ़र कर दिया जेड लिमिटेड को। अब उसके लिए एंट्री पहले ही आपको बताई जा चुकी है, एंट्री क्या करेगा, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अब जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट करेगा, अब वो अमाउंट क्या होगा जितने जेड लिमिटेड से वो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो 10,000 रिसीव कर रहे हैं, तो 10,000 से एंट्री करेगा वो इसी डेट को 1 जनवरी 2005 को ही बाय जेड लिमिटेड। एंट्री उसने की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एंट्री वो क्या करेगा, जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू वैगन्स, जेड लिमिटेड से उसे कितने लेने हैं 10,000, ठीक है। अब उसके बाद एक एंट्री आपको बताया था कि जो अकाउंट्स अभी भी हमारा ओपन है वाई लिमिटेड का, इसको अभी से क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेगा, वाई लिमिटेड का अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। अब इसे क्लोज कैसे किया जाएगा, डेबिट करके। तो इस डेट को 1 जनवरी 2005 को इसे डेबिट किया जाएगा टू किस, क्रेडिट किसी किया जाएगा, वैगन्स अकाउंट टू वैगन्स अकाउंट। अब अमाउंट कितना आएगा 28,199। इस तरीके से ये अकाउंट हमारा क्लोज हो गया और ये जो बैलेंस है ये यहाँ आ जाएगा इसी डेट को बाय वाई लिमिटेड 28,199। अब देखो आप किस साइड का टोटल ज़्यादा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा है 38,199, 38,199। अब जो बैलेंस रहेगा देखो, मशीनरी हमारे पास रहती थी 32,000 की, हमने हिसाब चुकता कर दिया 10,000 तो हम जेड लिमिटेड से ले लेंगे और उसका हिसाब चुकता कर दिया 28,199 का। तो इट मीन्स हमें क्या हो रहा है, हमें हो रहा है प्रॉफिट। हम क्या रिवील कर रहे हैं, इस एसेट ट्रांसफ़र से प्रॉफिट रिवील कर रहे हैं इसी डेट को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट का अमाउंट कितना है 6,199, जो बैलेंसिंग आपका अमाउंट है, ठीक है। इस तरीके से आपने अकाउंट बना लेने हैं हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब आपको बनाने हैं हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो नेसेसरी लेजर अकाउंट आपको प्रिपेयर करने हैं वो कौन से प्रिपेयर करने हैं,
सबसे पहले आपको किसका प्रिपेयर करना है, हायर परचेजर, जो ओरिजिनल हायर परचेजर था। ओरिजिनल हायर परचेजर कौन था, एक्स लिमिटेड। तो सबसे पहले हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जो अकाउंट बनाओगे वो किसका बनाओगे, एक्स लिमिटेड का। एक्स लिमिटेड का अकाउंट जब आप बनाओगे, सबसे पहले जब आपने एसेट सेल की थी तो आपके वाई लिमिटेड के लिए तो वह क्या थी, गुड्स थी। तो आपने एंट्री क्या की थी, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर सेल। एक्स लिमिटेड की डेबिट साइड 1 जनवरी 2004 को टू हायर सेल, अमाउंट आपकी 40,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू हुआ कब, 30 जून 2004 को। इंटरेस्ट इसके लिए इनकम थी। अब उसके लिए एंट्री ये क्या करता, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 30 जून 2004 को टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अमाउंट 1600, ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद साल के अंत में, सॉरी इसके पहले ही एक एंट्री और रहेगी हमारी, इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। ये इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहा है एक्स लिमिटेड, वो रिसीव करेगा वाई लिमिटेड। तो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड 30 जून 2004 को बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना, अमाउंट था हमारा 7,385। उसके बाद साल के अंत में 31 दिसंबर 2004 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी, जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, वो थी 1369। उसके बाद फिर से इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा किससे, एक्स से। किस डेट को, 31 दिसंबर 2004 को बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी, 7,385। अब हम टोटल कर लेंगे, इस साइड का टोटल हमारा कितना आएगा, जैसे इस अकाउंट का आया था 42,969, टोटल हमारा ये आएगा। इस साइड का टोटल भी हमारा सेम 42,969। अब जो बैलेंस है हमारा इसी डेट को क्या रह जाएगा, बाय बैलेंस CD, वो बैलेंस हमारा कितना रह जाएगा, 28,199, इसी अकाउंट के सिमिलर। अब जो बैलेंस हम आगे ले आएंगे 1 जनवरी 2005 को टू बैलेंस BD 28,199। अब उसके बाद 1 जनवरी को क्या हुआ है, एसेट ट्रांसफ़र हुई है। तो उस दिन हमने एंट्री क्या की थी, जब ट्रांसफ़र हुई है, हायर वेंडर एंट्री क्या करता है, एक्स लिमिटेड का अकाउंट क्लोज कर देता है। एक्स लिमिटेड का अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं, तो एक्स लिमिटेड को क्या करेगा, क्रेडिट टू एक्स लिमिटेड। डेबिट किसे करेगा, जो नई हमारी पार्टी एंट्री है जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। अब इसकी पोस्टिंग ये करेगा इसी डेट को 1 जनवरी को, एक्स लिमिटेड क्रेडिट हुआ है क्रेडिट साइड 1 जनवरी 2005 को बाय जेड लिमिटेड 28,199। अब ये अकाउंट एक्स लिमिटेड का क्लोज हो गया और इसी दिन जेड लिमिटेड का अकाउंट ओपन हो गया। इसी दिन जेड लिमिटेड का अकाउंट्स ओपन हो जाएगा आपका। एंट्री क्या होगी, 1 जनवरी 2005 को जेड लिमिटेड का अकाउंट क्या किया है इसने, हायर वेंडर ने डेबिट किया है, तो डेबिट साइड टू एक्स लिमिटेड 28,199, इस अमाउंट से उसने स्टार्टिंग कर दी। अब उसके बाद जैसे एक्स लिमिटेड का अकाउंट बनाता चला गया, वैसे ही वो जेड लिमिटेड का अकाउंट बनाता चला जाएगा। अब हमें लास्ट जो पार्टी रहेगी जेड लिमिटेड, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें जनरल एंट्रियां करनी हैं। अब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम जनरल एंट्री क्या क्या करेंगे, सबसे पहले उसने क्या किया है, एसेट प्राप्त की है, किससे, एक्स लिमिटेड से। तो वो एंट्री क्या करेगा, स्टार्टिंग की एंट्री, उसके पास क्या आ रहे हैं, वैगन्स। वैगन्स अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड से। एक्स लिमिटेड से वो कितने वैगन्स, कितनी अमाउंट पे करा है, 10,000, ठीक है। और किससे रिसीव किए उसने, वैगन्स
हायर वेंडर से वाई लिमिटेड। वहाँ से अमाउंट कितनी है 28,199। तो उसके लिए टोटल जो वैगन्स है उनकी वैल्यू क्या है 38,199। इस अमाउंट से ये वाली इकट्ठी एंट्री वो कर सकता है। अगर अलग अलग करना चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एसेट उसने प्राप्त कर ली, उसके बाद उसे पेमेंट करनी है किसकी, एक्स लिमिटेड की। अब एक्स लिमिटेड की पेमेंट हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 5 जनवरी को की गई, तो हम डेट डाल के 5 जनवरी को एंट्री करेंगे। एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट 10,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करेगा। इंटरेस्ट किसको ड्यू करेगा, वाई लिमिटेड को। इंटरेस्ट कब ड्यू होगा 30 जून 2005 को इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करेगा कौन, जेड लिमिटेड। एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। ये वाली एंट्री ये करेगा इस डेट को। अब इंटरेस्ट की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये जो वैल्यू है हमारी 28,199 पे। अब इंटरेस्ट जो था हमारा किस रेट से चार्ज होता था, 8% पर एनम से चार्ज होता था। तो 8% की रेट से अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 28,199 पर 8% की रेट से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और इसका हमें 1/2 करना है। तो ये अमाउंट आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 1,128। इस अमाउंट को लेकर के आप ये एंट्री कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको एंट्री क्या करनी है, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है। इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए आप एंट्री क्या करोगे, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट थी वो हमारी सेम ही रहेगी 7,385, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, उसके लिए मैं एंट्री यहाँ कर देता हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, ये डेप्रिसिएशन की रेट चेंज है 10% की रेट से। तो डेप्रिसिएशन के लिए एंट्री क्या करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू वैगन्स। अब डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे ये चार्ज करेगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट करेगा ये चार्ज करेगा टोटल इस अमाउंट पे, क्योंकि टोटल इसके लिए वैगन्स की वैल्यू है 38,199 के, जिसमें से 10,000 वो पहले पे कर चुका है और अब इंस्टॉलमेंट की उसने और पेमेंट की है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी साल के अंत में। अब डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होगी 38,199 का 10% 3,819। ये फुल ईयर की डेप्रिसिएशन है। अगर आपको हाफ ईयर की बोला जाता है तो इसका अमाउंट हाफ हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको फुल ईयर की चार्ज करनी है। वैसे डेप्रिसिएशन आपको फुल ईयर की चार्ज करनी होती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है आपको कि आपको हाफ ईयर की चार्ज करनी, तभी आपको हाफ ईयर की चार्ज करनी, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री करता है वो जो नॉमिनल अकाउंट है उसके बैलेंस को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री क्या की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट उसके लिए एक्सपेंसेस था और डेप्रिसिएशन उसके लिए एक्सपेंसेस थे, तो इसके लिए एंट्री कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन। अब अमाउंट आपको पता है, दोनों के दोनों यहाँ डाल के आप एंट्री कर देना। एक चीज़ यहाँ आपको और नोट करनी है, देखो तीनों हमारी जो है लिमिटेड लगा हुआ है एक्स वाई और जेड, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस की बजाय आप यूज़ करोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि कंपनियां जो हैं वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है, तो यहाँ भी आप क्या करोगे टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस तरीके से आपको ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड करना होता है तीनों पार्टीज़ के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब बाकी की जो ये वाली एंट्रियाँ हुई हैं उसमें वाई लिमिटेड भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रियाँ करेगा इंटरेस्ट ड्यू होने की और उसके बाद पेमेंट रिसीव करने की, तो सेम इनकी पोस्टिंग यहाँ करनी है। अब जेड लिमिटेड का ये जो अकाउंट है उसमें करनी है, ये आप खुद कर लेना, ठीक है।
तो इस पे बेस ये क्वेश्चन था, आप सोल्व कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।